नमस्कार, मैं हूँ राकेश। आप देख रहे हैं इन वर्ल्ड। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर गुलाम अख्तर अंसारी। डॉक्टर गुलाम अख्तर अंसारी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज एक ऐसे उभरते हुए युवा एक प्रदेश प्रवक्ता से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनको आज प्रदेश में सभी लोग जानते हैं। और डॉक्टर गुलाम अख्तर अंसारी आज अपने समाज के लिए एक आइकन है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम सबसे पहले अपने प्रदेश संयोजक श्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और ये पद हमको उन्होंने दिया और देश की सेवा करने का उन्होंने मौका दिया। डॉक्टर साहब, आप उर्दू से पीएचडी हैं, वो भी जेएनयू से। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अंसारी समाज में उर्दू से पीएचडी बहुत कम लोग होंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? और उर्दू से पीएचडी करने के बाद, वो भी जेएनयू से, उसके बावजूद भी आज आप कहीं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, या फिर यूँ कहें कि आप धूल फाँक रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? जी, इसी का तो रोना है कि आप वैशाली ज़िला में देखें कि अंसारी बिरादरी में, बल्कि पूरे पसमानदा को भी ले सकते हैं, जिसमें चूँकि अंसारी की तादाद ज़्यादा है। जी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आलिम फाजिल होने के साथ साथ पीएचडी वाहिद मैं अकेला हूँ, जी। है नहीं। उसके बावजूद देख रहे हैं कि अब तक के 42 साल मेरी उम्र हो गई, लेकिन धूल फांक तो रहा ही हूँ मैं। असल में जो संसाधनों, देश के संसाधनों पर और इंस्टीट्यूशन पर जो काबिज बैठे हुए हैं, वो मुस्लिम स्वर्ण लोग बैठे हुए हैं। हम जेएनयू से पीएचडी के हमारे गाइड ही, जो खुद चेहरा कलां के ही रहने वाले हैं, वो स्वर्ण मुस्लिम से आते हैं। उन्होंने हमारी पीएचडी ही 2.5 साल में, यानी जमा करने के बाद 2.5 साल लग गया सिर्फ उनको वाइवा कराने में, जबकि और दूसरे उनके स्टूडेंट थे, 3 महीने में उनका वाइवा हो गया और डिग्री अवार्ड हो गई। तो वो, हालांकि एमफिल भी हमने उन्हीं के अंडर में किया, तो एमफिल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि नहीं, ये तो अब नौकर नहीं, ये बादशाह बनना चाहता है। जैसे मैंने बीजेपी ज्वाइन किया और मैं सियासत में आया, तो उनको ये गवारा नहीं कि कोई पसमानदा जो है वो लीडरशिप इख्तियार करे। इसलिए उन्होंने हमारी पीएचडी 2.5 साल मज़ीद लेट कर दी, और जब पीएचडी मुकम्मल हुई, डिग्री अवार्ड हुई, तो उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ, तो अब तक के 12 इंटरव्यू दे चुका, लेकिन हर जगह तो वही लोग कब्जा किए हुए हैं। वो रिजर्वेशन के तहत पसमानदा को लाते हैं, लेकिन किन को? झोला ढोने वालों को। और हम तो मुसलमान पसमानदा के हक़ की बात करते हैं, हम अगर आएंगे तो 10 और पसमानदा को लाएंगे। इसका उन्हें डर है, इसलिए हमको इग्नोर करते रहते, नज़रअंदाज करते हैं कि इनको नहीं आने दो। तो जाहिर सी बात है, हम तो धूल फाँकेंगे ही। अच्छा, मुस्लिम हक की बात तो सभी राजनीतिक दल करते हैं। टिकट बंटवारे में की जब बात आती है, तो वहाँ पे जो पासमानदा मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। जैसे आपको पीएचडी में लपेटा गया, लेट किया गया, जिस वजह से आप धूल फाँक रहे हैं, उसी तरह से मुस्लिम को वोट लेने के लिए सभी राजनीतिक दल के लोग मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात होती है तो उनको, पासमानदा मुस्लिम को नज़रअंदाज किया जाता है। तो फिर ऐसे में उनका विकास कैसे संभव है, और इसे आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जायज़ सवाल है और पूरे देश भर में ये सवाल उठना चाहिए, और ख़ास तौर से मुस्लिम पसमानदा जो हैं, उनको इस बात पे गौर करना चाहिए। और जो विद्वान तबका है, वो तो आप समझ भी रहे हैं इस बात को, कि हमको मुसलमान के नाम पर किसी पार्टी से डरा कर, ख़ास तौर से भाजपा से डरा करके हमसे वोट ले लिया जाता है। अब देखिए, टिकट का बंटवारा होता है तो मुसलमान सिर्फ फलां मुसलमान मोहम्मद फलां होता है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो कौन लोग हैं। अब अभी देखिए, आरजेडी का वो आया विधान परिषद वाला, उसमें 2 मुस्लिम नाम भी है, लेकिन वो क्या है, मुस्लिम स्वर्ण है दोनों। यहाँ पे तादाद देख रहे हैं कि हमारी ज़्यादा है, अब पसमानदा भी हम हैं, तो हमको भी तो आप आगे आगे लाइए। तो ये खुद मुस्लिम स्वर्ण ही नहीं चाहते हैं कि ये मुस्लिम पसमानदा आगे आए किसी मामले में, ये हमेशा हाशिया पे रहें। अब और धर्म के नाम पर हमारे मुस्लिम पसमानदा भाई हैं, वो ठगे जाते हैं। वो कहते हैं मुसलमान है, लेकिन उनके बेटे के साथ कितना अन्याय हो रहा है, हम ही को देख लीजिए। आखिर मैं भी तो एक पसमानदा का बेटा हूँ ना। क्या पसमानदा सिर्फ टायर का पंक्चर ही बनाएगा? वो भी पीएचडी करे, वो भी प्रोफेसर बने, वो मंत्री बने, विधायक एमएलए बने, ये सब होना चाहिए ना। लेकिन ये धर्म के नाम पे उनसे वोट ले लिया जाता है, लेकिन उनको कहीं जगह नहीं दी जाती है। ये तो हमारे भाइयों को सोचना चाहिए।
बिल्कुल जायज़ आपने सवाल उठाया है, पूरे देश में इस पे चर्चा होना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और चूँकि इलेक्शन का समय भी आ गया है, ऐसे में एक सवाल है कि भाजपा से दलित और मुस्लिम दोनों समाज के लोग डरे हुए हैं। ऐसे में आप मतलब आप कहने का मतलब कि जो मुस्लिम तबका है, वो कितना अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है भाजपा की सरकार में? कैसे कैसे इसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। मुस्लिम समाज असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, बल्कि जो मुसलमानों के नाम की रोटी सेक रहे हैं, उनके नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि मुसलमान जिस दिन जाग जाएगा, उस दिन फिर हमारी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये मुसलमानों को डरा करके रखना चाहते हैं, हमारे दलित भाइयों को भी। वरना देख लीजिए, जब से भाजपा आई है, कहाँ कोई दंगा-वंगा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सब ये तो अगड़ा पिछड़ा सबके विकास की बात, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं ये। सबका विकास हो रहा है, लेकिन इनकी रोटी सेकी नहीं जा रही है। इसलिए यह अभी डराने की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बल्कि आप देख लीजिए, ओवैसी साहब का भी बयान से वो भी कहते हैं कि नहीं, सुरक्षित सारे लोग सुरक्षित हैं। आपने वो बिल्कुल अपने हक की बात करते हैं कि नहीं? अगर असुरक्षित होते तो इतने आवाज़ के साथ, इतनी मजबूती के साथ अपनी बात कहाँ रखते? सबको बात रखने की यहाँ पे आज़ादी है, बिल्कुल स्वतंत्रता रख रहे हैं, सबका काम हो रहा है। ये सिर्फ सियासत और कुछ नहीं है। ये तो बात हो गई राजनीति से जुड़ी हुई बात है, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि आप राजद में जा सकते थे, आप जदयू की तरफ जा सकते थे और आप ओवैसी साहब की तरफ भी जा सकते थे, आपने भाजपा को ही क्यों चुना? देखिए, और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक बिल्कुल पिछली पंक्ति में बैठे हुए इंसान को भी मौका मिल सकता है। आपने देखा वो हाल ही में उधर जो मुख्यमंत्री बनाए गए, वो क्या थे? एक मामूली इंसान थे, लेकिन भाजपा ने देखा कि मेरा कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो भाजपा में हर इंसान को काम करने का मौका मिलता है। अब बाकी दूसरी पार्टियों में वहाँ पे परिवारवाद है ना, अपने मिला जुला करके, घुमा फिरा करके परिवार के लोगों को ही मौका मिलता है। तो इसलिए अब जहाँ पे हमको अपने हक की बात करने का मौका मिलेगा, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, वहाँ जाना चाहिए। अब पहले वाली बात नहीं है, अब हम लोग भी जाग गए हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं लोगों की बातों को। इसलिए जहाँ पे हमको काम करने का मौका मिलेगा, अपने हक की बात करने का मौका मिलेगा, वहाँ पे हम जाएंगे। इसलिए हमने भाजपा को इख्तियार किया है। और अपने मुस्लिम पसमानदा से मैं गुजारिश करूँगा कि आप बिला झिझक इस पार्टी से जुड़ें, वोट दें और इसमें अपने हक की बात करें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी बात कही है कि मुस्लिम पसमानदा को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो ये बातें तो हर पसमानदा तक पहुंच रही हैं। यही वजह कि देखिए, हमारे अकमल वैशाली साहब एक अच्छे कवि हैं, मशहूर हैं। उन्होंने बहुत हाल ही में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, खुद से उन्होंने ज्वाइन किया। वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बेचारे पसमानदा तबका से आते हैं। अब वो बेचारे ज्वाइन किए तो लोग उनको गाली दे रहे हैं, क्योंकि पसमानदा जग रहा है ना, तो उनको तकलीफ हो रही है कि अब हम धर्म की राजनीति नहीं कर पाएंगे। अब ये भी अपने हक की बात कर रहे हैं। नहीं तो ओवैसी साहब भी तो मुस्लिम हक की बात करते हैं, फिर ओवैसी नहीं, आप भाजपा ही क्यों? नहीं, देखिए, ओवैसी साहब सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं। हाँ, मुस्लिम की बात करते हैं, सिर्फ मुस्लिम की। इस पे हमको एतराज़ है। ये देश सिर्फ मुसलमान से नहीं ना चलेगा, ये देश सबका है। ये हम आज़ाद कराए तो इसमें सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिल करके इस देश को आज़ाद कराए हैं। तो सब की बात कीजिए, आप सिर्फ मुसलमान की बात क्यों करते हैं? जुल्म अगर कहीं भी जुल्म होता है तो जुल्म किसी इंसान पे होता है, किसी समुदाय पे नहीं होता है। तो आप एज ए इंसान लीजिए, सबकी बात कीजिए, सिर्फ मुसलमान की बात कीजिएगा तो इसी से साफ झलकता है कि आप जो है धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अभी तो देखा जा रहा है, देश में ऐसा देखा जा रहा है कि राजनीति पे धर्म हावी हो गया है। हाँ, अब लोग धर्म को अपने तौर पे इस्तेमाल करते हैं राजनीति के लिए, हालांकि ये सही नहीं है। सही नहीं है। इसे मैं नहीं सही गर्दानता हूं। सहमत नहीं है नहीं नहीं नहीं। जी। एक आखिरी सवाल, बस एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। लोग कहते भी हैं कि भाजपा है तो भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाकर ही दम लेगी, ठीक है। लेकिन भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, फिर ऐसे में ये कैसे संभव है? हिंदू राष्ट्र कैसे संभव है? नहीं, बस ये ऐसे ही लोगों का अपना जाति
विचार है, उनकी अपनी राय है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो खुद पार्टी में हैं, देख रहे हैं ना, पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। संविधान पे कल भी यकीन था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। और संविधान से ही देश चल रहा है, चलेगा। ये किसी एक इंसान का ज़ाती अगर विचार होगा तो उसको किसी पूरे पार्टी से जोड़ करके कि भाई अब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, है ना। अब ये जो है ना, इस बात को और इसलिए भी बढ़ावा दिया जाता है ताकि इसको सामने रख करके मुसलमान को और डराया जाए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुसलमान डर के फिर तो भाजपा को वोट नहीं ना करेंगे, वो तो फिर दूसरे पार्टी को वोट करेंगे। नहीं, अब मुसलमान अब जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं। जी। बहुत सारे लोग इससे पहले वाले लोकसभा चुनाव में मुसलमान भी वोट दिए, खुद हमारे यहाँ दिए हैं। अब और लोग समझ रहे, देख रहे हैं भाजपा लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अब वोट देंगे। अब लोगों के सामने से जो तारीकी थी वो छट रही है, लोग समझ रहे हैं। इसलिए कोई बहुत चिंता के विषय नहीं, लोग समझ रहे हैं कि देश के हित की बात कौन करता है और हित का काम कौन कर रहा है। मतलब आप लोग भाजपा में सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर गुलाम अख्तर अंसारी जी है, जो भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता है, जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी।